के हवाले से वज़ीर ख़जाना ने बताया, उन्होंने कहा कि पिछले साल के अहदाफ हासिल नहीं कर सके हम, और इस साल जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस्तेहकाम आ चुका है तो बेहतरी की जानिब जाएं। हम क्या समझते हैं, अहदाफ इस साल कुछ टारगेट जो है अचीव हो सकेंगे? देखिए, ओवरऑल जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बैलेंस बात करने की कोशिश की है, जहाँ पे उन्होंने हुकूमत की एक नेचुरली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी होती है उसको डिपेंड करना होता है, उसके साथ उन्होंने उन एरियाज की भी बात की जहाँ पे बेहतरी आई है। दो चीजें जिसका गवर्नमेंट राइटली क्रेडिट ले सकती है, एक जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है उसमें कमी हुई है, और दूसरा जो हमारा बैरूनी खसारा था खसारे से कम होकर वो सरप्लस में चला गया। तो ये एक हुकूमत के क्रेडिट में चली जाए। लेकिन जो एक गोल्डन नंबर होता है जिसकी वजह से सारी ये एक्सरसाइज होती है और ये इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होता है और जहाँ से हुकूमत की कारकर्दगी मैयर की जाती है, वो तरक्की की जो शरह होती है, GDP ग्रोथ, उसके हवाले से होता है। तो वो जारी वो ना सिर्फ वो जो हदफ था इनका वो मिस हुआ है, बड़े मार्जिन से मिस हुआ है। उसमें जो दूसरा प्रॉब्लम है जो उससे ज्यादा सीरियस है कि इवन के जो 2.7 की ग्रोथ का नंबर है, जो आज हम अपने ट्रांसमिशन में भी बात कर रहे थे, वो नंबर डिस्प्यूटेड है, वो कंट्रोवर्शियल नंबर है। और फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से जब बैक टू बैक क्वेश्चन हुए तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का नंबर है, इसको मैं डिफेंड तो करूंगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर कुछ आप लोगों के जेन्युइन ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम एक कमेटी बना के इस पर आप लोग की राय भी ले सकते हैं। तो वो ही वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट जहाँ पे इवन के वो 2.7% की जो GDP ग्रोथ का नंबर है इसको डिफेंड करे, बल्कि उन्होंने उसके साथ चीज को लिंक करने की बात की कि अगर 2.7 से ग्रोथ आ भी गई है और जिसके ऊपर सवाल आता है कि ये 2.7 है या नहीं, ये हमारी जो आबादी बढ़ने की रफ्तार है 2.6% उसके बराबर है, और इस तरीके से मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और इसके साथ से जो एक बड़ी उन्होंने आज की मेरे ख्याल में ग्रोथ के अलावा जो सबसे बड़ी खबर निकलती है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो उन्होंने एक नया फार्मूला दिया है नेशनल फाइनेंस कमीशन का कि आइंदा अगर जो अगस्त में इजलास होने जा रहा है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, वज़ीर आज़म ने बुलाने का फैसला किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अभी जो आबादी की बुनियाद के ऊपर सूबे में वसाइल तकसीम होते हैं, आबादी सबसे बड़ा क्राइटेरिया, उसके अलावा 3 और क्राइटेरिया, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। तो उनके जी आबादी के साथ जो वसाइल की तकसीम है उसको डी लिंक करने की जरूरत है। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, और ये अक्कासी करती है फेडरल गवर्नमेंट की सोच की, और गालिबन इसी के ऊपर आइंदा जो हमारे मुज़ाकरात होंगे वफाक के और चारों सूबाई हुकूमतों के किसी बेस के ऊपर होंगे। तो इस वक्त जो सूबों के वसाइल तकसीम किए जाते हैं, वफाकी जो टैक्सेस हैं उसके अंदर उनका वैसे तो शेयर 57.5% है, लेकिन जो 57.5% सूबों को जाता है उसका 82% आबादी की बेस के ऊपर जाता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है पंजाब को होता है, उसके बाद सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को, फिर आखिर में बलूचिस्तान को होता है। तो अगर ये आबादी से इसको डीलिंग कर दिया जाता है, जिसके ऊपर गालिबन सबसे बड़ा इतराज, अभी हम कुछ कह नहीं सकते कौन सी गवर्नमेंट जो है क्या पोजीशन रहती है, अगर कहीं से आ सकता है वो पंजाब की तरफ से आ सकता है। तो ये उनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी जिसको जो है वो देखने की जरूरत है। इसको देखने की जरूरत है। इरशाद, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताया कि जिस तरह शहबाज भी बात कर रहे थे कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात की है आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने, और यकीनी तौर पर ये बड़ी स्टेटमेंट है, और जिस तरह शहबाज ने भी बताया कि आबादी की बुनियाद पर सूबों में वसाइल जो है वो तकसीम होने जा रहे हैं, तो क्या जो सूबे हैं इसमें इस बात पर मुत्तफिक हो पाएंगे? क्या इसमें हुकूमत ने कोई वर्किंग की है बैकग्राउंड में? जी देखिए, वर्किंग तो इनकी चल रही है, और सूबों का सबसे बड़ा एतराज ही यही था कि आप जो है वो पुराने एमएसपी के तहत जो है वो शेयर देते जा रहे हैं, और जबकि जो पुराना फार्मूला भी था उसको भी अगर देखा जाए तो उसके फंडामेंटल्स भी बहुत सारे जो है वो चेंज हो चुके हैं, और खासकर बलूचिस्तान और इसी तरह KP और इन सूबों की तरफ से बहुत मुतालबा आ रहा था कि आप जो सिंगल कंपोनेंट जो आबादी का आपने इसमें बहुत ज्यादा शेयर रखा हुआ है कि ये नाइंसाफी पे मबनी है, और इसकी वजह से दूसरे सूबों के जो शेयर है वो ज्यादातर जो है वो पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो उनका भी यह मुतालबा था कि आप इस फार्मूले को जब वो रिविजिट करें। उस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये वज़ीर ख़जाना की ये स्टेटमेंट वाकई बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और अब ये वज़ीर ख़जाना का अपना भी इम्तिहान होगा और वफाक का भी इम्तिहान होगा कि क्या वो इतना बड़ा डिसीजन जो है वो ले पाएंगे, और अगर वो ये ले पाते हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी। और इससे जो सूबाई जो माली मुखारी की जब हम बात करते हैं या सूबाई वसाइल के बढ़ाने की बात करते हैं, तो उससे डेफिनेटली सूबों के वसाइल जो है वो बढ़ेंगे, और सूबे इस अपनी पोजीशन में होंगे कि वो अपने सूबे में जो है वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें। एक और सवाल इनसे ये बार बार ये हो रहा था, और ये हर साल ही होता है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि आप रेवेन्यू और टैक्सेशन इसलिए लगाते हैं कि आपके पास जो है वो रेवेन्यू कम होता है। कुछ साल पहले जो है वो 1000 रेवेन्यू था, अब 12000 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, और आपका जो डेफिसिट है वो वहीं पे खड़ा है। उससे उनका ये कहना था, बल्कि सेक्रेटरी खजाना ने साथ बैठे थे, उन्होंने सप्लीमेंट किया और उन्होंने जवाब दिया कि आप बजट में भी देखेंगे कि हमने जितना बड़ा जो है वो कट लगाया एक्सपेंडिचर पे, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि इससे ज्यादा
बजट पे कट लगाना जो है वो मुमकिन नहीं था। और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ और भी जो गैर जरूरी कोई अगर कट अखराजात है उनको कम किया जा सकता तो उनको करें। तो साथ ही उन्होंने रेवेन्यू की भी बात की कि रेवेन्यू के लिए भी हमने जो प्राइमरी सरप्लस की हम बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं तो वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी कोई ना कोई रीजन है ना कि या तो हमने एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम कर दिए या हमने रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। तो लिहाजा ऐसे नहीं है कि हर चीज बुरी है और ऐसे नहीं है कि हर चीज अच्छी है। और हम इस बात का एतराफ भी करते हैं, इदराक भी करते हैं कि हर वक्त जो है वो बेहतरीन रहती है और इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। हम करते हैं कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है और सारे अहदाफ जो हैं वो पिछले साल के उसे कंप्लीट नहीं किया जा सका। इस पर मजीद बात करने के लिए साबिक नायब सदर LCCI फ़हीमुर रहमान सहगल हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़हीम साहब, क्या कहेंगे, सनतकार नए बजट पर कितने मुतमईन हैं? जो तजावीज़ आई हैं उनका रद्द अमल क्या है और कितना फ़ायदा होता हुआ आइंदा साल देख रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जी, जो लास्ट ईयर हमने टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा था वो आपको पता है कि अभी हम पूरा नहीं कर पाए। तो नेचुरली जो अब हम अगले साल का इसको इंक्रीमेंट के साथ 14,300 अरब रखने जा रहे हैं। और ये आपको पता है कि बिजनेस, ये जो टैक्स कलेक्शन है ये बिजनेस एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो साथ साथ आपको अपने मुल्क में बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाना होगा। तो बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए क्या मेजर लेने हैं वो आप स्टेक होल्डर के पास जाएं, उनसे पूछें ताकि बजट में जो आपकी टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा हो सके। मेरा मानना यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में SME सेक्टर को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मुल्क में जो है बिजनेस एक्टिविटीज नहीं बढ़ रही, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही। आपको पता है कि हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन अंडर 40 जो पॉपुलेशन है वो 60% से ज्यादा है। आप इस इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज को आप मेन स्ट्रीम में इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपने लास्ट ईयर जो BISP का जो बजट था 466 से 592 उनको 27% इंक्रीज करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ा दिया। मैं ये कहता हूं बजाय इसके आपको SME सेक्टर को जो है ना ज्यादा इसको बजट देना चाहिए। हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रियल जोन हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री के लिए तो है, छोटी इंडस्ट्री के लिए SMEs के लिए बिल्कुल भी कोई ऐसा डिक्लेयर जोन नहीं है जहाँ 2 कनाल 3 कनाल 1 कनाल के प्लाट हों और उसमें हम अपनी जो है SMEs को इम्प्रूव कर सकें। किसी भी मुल्क की आपकी इकोनॉमिकली जिसने हमारे रीजनल कंट्रीज में आप कंपैरिजन कर लें, जहाँ पे भी माशी तौर पे जो मुल्क मुस्तहकम हुए हैं, बांग्लादेश को देख लें, वियतनाम को देख लें, चाइना को देख लें, ताइवान को देख लें, उन्होंने अपने SME सेक्टर को इम्प्रूव किया है, उससे फिर अपनी वो उन्होंने माशी अहदाफ को पूरा किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ज्यादा फोकस इस बजट में SME सेक्टर को जो है ज्यादा से ज्यादा, बेशक आप ये किसी को बैठे बिठाए दे देना खर्चा, ये कोई एक ऐसी अच्छी रिवायत नहीं है। आप अपनी जो जनरेशन को क्या मांगना सिखा रहे हैं, तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करूंगा। इसके बजाय आप SME सेक्टर का बजट बढ़ाएं, बेनजीर इनकम। बिल्कुल ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि SME सेक्टर बिल्कुल निगलेक्ट हुआ है। इस पे आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त साबिक बोर्ड मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कहेंगे आपको। क्या कहेंगे आप, किस तरह देख रहे हैं आज जो इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से? देखिए, ये फिगर्स खुद औरंगजेब साहब ने भी कह दिया था कि भाई ये जो है ये हमें जो हुकूमत करती है देती है डेटा, उस डेटा के बेस पर हम ये सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेटा गलत होगा, क्योंकि डेटा की सच्चाई इस तरह बोल रही है कि उन्होंने एडमिट हर जगह किया है डेटा ने कि हमने जो हदफ रखे थे वो पूरे नहीं हुए। कोई भी आप सेक्शन ले लें सिवाय लाइव स्टॉक का थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बाकी सब में नेगेटिविटी है। लार्ज टैक्स, लार्ज यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसमें भी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो 2-3 उधर के जो जर्नलिस्ट बैठे थे अच्छे वाले,
उन्होंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका बताया नहीं गया है। और वो है कि जो हमारी वॉर 87 आवर्स की चली है उसकी कॉस्ट क्या आई है और वो कहाँ एडजस्ट होगा, क्योंकि ये एक अननोन फैक्टर है ना, ये वंस इन 10 ईयर्स आता है कि भाई ये हुआ, और इसके लिए उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, जो मुझे लगता है कि बजट में आएगा जवाब। अगर इंटरेस्ट रेट के मध्य में जो सूद गवर्नमेंट भरती थी वो अब 22 की जगह 11 हुई, तो वहां पर बहुत बड़ी गैप है कि वो रिलीफ दे सकते हैं। एनर्जी सेक्टर को भी दे सकते हैं, अपना हॉस्पिटल्स में भी लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करने में लगा सकते हैं, लेकिन ये रिलीफ अगर ऑफसेट हो रहा है उस जंग की वजह से तो वो हमें कल पता चलेगा। वही मेरे लिए एक अननोन फिगर है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कई जगह से पूछने की कि वो फिगर क्या है, लेकिन अभी तक किसी को उस फिगर का पता नहीं है। किसी को भी उस फिगर का पता नहीं है। जफर मोतीवाला साहब, इसके अलावा फहीम सहगल, इरशाद अंसारी और शहबाज राना साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का।